प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और महत्वपूर्ण लेखक आलोचक वीरेंद्र यादव का जाना बेशक हिंदी साहित्य के लिए बेहद नुकसानदेह है। और वीरेंद्र यादव जब तक रहे उन्होंने अपने आखिरी दिनों तक अपने आप को सक्रिय रखा। अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। वो 75 पार कर चुके थे और इस दौरान उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, दूरदर्शन के लिए कई कार्यक्रम बनाए। वीरेंद्र यादव को सात रंग परिवार की बहुत श्रद्धांजलि। और वीरेंद्र यादव ने कुछ समय पहले मेरे साथ कई सारी बातें की थी, उसमें से कई ज़रूरी हिस्से आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आज के समय में जिस तरह से नागरिक स्वतंत्रताएं बाधित हुई हैं, जिस तरह का विश्वविद्यालयों का और वो देखिए वो तो थोड़े समय के लिए था कि 75 में आपातकाल लागू हुआ, 77 में चुनाव हुए और आपातकाल की स्थिति समाप्त हुई। उसके बाद नागरिक स्वतंत्रता पूरी तरह से कायम हुई। यहाँ एक लगातार एक दौर ये चल रहा है कि जो है अघोषित तरह का एक आपातकाल है। उस अघोषित तरह के आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रताएं साहित्यिक गोष्ठियों के लिए भी अनुमति मुश्किल से मिलती है। तो जो स्थितियां हैं विश्वविद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालयों का वातावरण जो है एक स्वतंत्र विचारों के जो आदान प्रदान का था वो समाप्त हो गया है। वहां पर यानी कि राजनीति, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हो या सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हो या दूसरे तरह का, वहां पर जिस तरह की बहस मुबाहिसों का इस तरह का एक वातावरण था वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। और एक राजनीतिक रंग में रंगने की सारी कोशिश हो गई है सारी संस्थाओं को उसी तरह। तो एक अघोषित तरह का एक आपातकाल है। और दूसरी एक बात यह है कि लोगों के मनों में संशय है, यानी कि अपने आप एक, यानी जो बाहर के वातावरण से एक व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, तो एक नागरिक समाज या इस तरह की जो थी उसका हस्तक्षेप की भूमिका जो है समाप्त हो रही है। तो यह एक बड़ा। दूसरा यह है कि आज यानी कि आप तो पत्रकार हैं, मैं भी लेखक हूं, अखबारों में लिखता रहा हूं, पत्रिकाओं में लिखता रहा हूं। आज संभव नहीं है कि हिंदी के अखबारों में कुछ भी छप सके, कुछ भी लिखा जा सके। यानी कि हमारे जो लेखक संगठन है या लेखकों की सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, इसके सारे समाचार गायब हो गए हैं। किसी भी तरह का कोई बयान या किसी तरह की गतिविधि नहीं है। तो एक खास तरह का एक माहौल है जिसमें कि जनता को अशिक्षित रखा जा रहा है, जिसमें जनता को सूचना से वंचित किया जा रहा है। अखबार छप रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आप उन अखबारों को देखिए, खासकर हिंदी के अखबारों का जो स्वरूप हुआ है, वो हिंदी के अखबारों का स्वरूप जो है जनता को अशिक्षित रखने का है। तो यह एक जो बड़ा परिवर्तन आया है, यानी कि उस दौर में आपने आपातकाल का जिक्र किया, उसके बाद का जिक्र किया। आप याद कीजिए कि आपातकाल के बाद जो है जितनी पत्रिकाएं प्रकाशित, यानी नई नई पत्रिकाएं हुई, यानी वो वही दौर था, इंडिया टुडे हुआ, रविवार हुआ और संडे, और जाने कितनी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। अब पत्रिकाएं मौजूद नहीं है। और देखिए दूसरी एक बात हुई कि आप जो है समय को किस तरह से जो है उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। आज इस लखनऊ शहर में यानी कि पत्रिकाओं के मिलने के ठीहे समाप्त। जी, अब चलते चलते एक सवाल और, जैसे अभी आपने कहा कि दुर्भाग्य की बात होगी कि ये निज़ाम अगर फिर से आता है, लेकिन इन केस ये मान लीजिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीति यहाँ चलती है उसमें अगर ऐसा होता है कि तीसरी बार यह सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो क्या वह उतनी ही शक्तिशाली होगी या विपक्ष उससे कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएगा पहले से, ताकि एक दबाव बनाकर सरकार को मनमानी करने से रोका जा सके? क्या ऐसी भी संभावना है? अतुल जी, मुझे लगता है कि अगर संख्या यानी कि 250 के आसपास आती है भारतीय जनता पार्टी की, और जो एनडीए अलायंस है अगर वो लगभग जो है जिसे सरकार बनाने की स्थिति में भी आ जाता है, तो एक चीज जो मुझे लग रही है कि भाजपा के अंदर से जो आवाजें चुप थी, यानी कि जो एक मोदी में का प्रधानमंत्री होना जो है, उसने भाजपा के एक राजनीतिक दल के रूप में भी उसे संकुचित किया है।
लोगों की आवाजों को जो है गोठिल किया है, लोगों की आवाजें दबी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो है बड़ी संख्या बल कम हुआ तो ये आवाजें भाजपा के अंदर से उठने वाली। मोदी जी ने अपने कद को इतना बड़ा कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कद से भी अपने आप को बड़ा कर लिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कद से भी अपने आप को बड़ा कर लिया है। तो एक उम्मीद की किरण, अभी जो आपने बात कही, तो एक उम्मीद की किरण तो मुझे इस हिंदुत्ववादी खेमे के अंदर से ही दिख। लेकिन एक दूसरी बात ये कि तीसरी अच्छी बात बात है। आते हैं, तीसरी बात अगर मान लीजिए आते हैं, जिस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, भाई मोदी जी ही हो प्रधानमंत्री, भाजपा फिर सत्ता में आ जाए, तो एक जो है विरोधी दल जो है, एक बात अतुल जी मुझे लगता है कि इन दिनों जो राहुल गांधी के जो वक्तव्य है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी के जो वक्तव्य है और राहुल गांधी जिस दिशा में सोच रहे हैं वो भारतीय राजनीति ही और कांग्रेस के लिए एक आमूल चूल परिवर्तन की दिशा की ओर जो है संकेतित कर रहे हैं। यानी कांग्रेस, राहुल का अगर पूरी तरह नेतृत्व कांग्रेस पर रहा तो कांग्रेस वही नहीं रहेगी जो अब तक थी। यानी कि वो चाहे जो है जनगणना वाला मसला हो, चाहे सामाजिक न्याय का मसला हो, और जिस तरह अभी पिछले दिनों उन्होंने 2-3 भाषण दिए हैं, अभी जो 2 दिन पहले का दिया कि मैं तो तंत्र के अंदर रहा हूं, मैं तो प्रधानमंत्री आवास में रहा हूं, मैंने देखा है कि सिस्टम किस तरह काम करता है। ये एक बड़ी बात है कि वो आदमी सिस्टम के अंदर का आदमी, कांग्रेस पार्टी के अंदर का आदमी, वो एक आत्मालोचना के भाव से राजनीति को देख रहा है। तो यह जो नया अवतार है, राहुल गांधी का नया अवतार है, इसमें मैं देखता हूं, और इसके साथ महज राहुल गांधी की बात नहीं है। तो देखिए आप बिहार के अंदर जो आरजेडी का नेतृत्व है, तेजस्वी का नेतृत्व है, जो युवा नेतृत्व है, वो यानी इन दिनों एक मैं कह रहा हूं कि वो अलग थलग सा पड़ा हुआ। एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर राहुल इस दिशा में सोच रहे हैं, तेजस्वी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और अखिलेश भी देर से ही सही लेकिन कुछ बातों को मुखर रूप से कहने लगे हैं। और तमिलनाडु में, यानी खाली हम हिंदी प्रदेश इस देश का भाग नहीं तय करने पड़ा, तमिलनाडु में स्टालिन, या केरल के अंदर जो वामपंथी ताकतें हैं, तो यह जो युग्म बनेगा, यह जो एक बृहत्तर जो एकता बनने वाली है स्टालिन की और केरल की, और यहाँ पर जो बिहार का नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, जो राहुल का नेतृत्व है, तो मैं समझता हूं कि एक नई दिशा भारतीय राजनीति को मिलने वाली। और अगर भाजपा जीतती है तो यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है। हालांकि देखिए दमनकारी चीजें चलेंगी, इस सब के बावजूद तो अब जो है राजनीति में वही टिकेगा, वही बचेगा जो वैचारिकता से होगा, जो विचार की राजनीति करेगा। जो अवसरवाद की राजनीति करेगा तो वो तो भाई ईडी, सीबीआई, ये दुनिया भर की चीजें हैं, उसे डर करके भाग जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अब राजनीति जो है सही अर्थों में एक जिसे कहा जाए वैचारिक राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति होगी। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी को जो है पर निगाह रखनी चाहिए। राहुल गांधी की सोच की, वैचारिकता की दिशा की, यद्यपि राहुल गांधी के रास्ते में सबसे बड़ी रोड़ा तो कांग्रेस पार्टी है, यानी समूची कांग्रेस पार्टी जो है उन चीजों के लिए तैयार नहीं, जो बातें राहुल कह रहे हैं। लेकिन राहुल जो कह रहे हैं उससे एक सामाजिक न्याय का और एक जिसे कहा जाए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का फ्रेमवर्क बचाने का, यानी कि कल्याणकारी राज्य का। भाई सारी दुनिया में एक लिबरलाइजेशन है इकोनॉमी का, उससे भारत बच नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो भारत की जो विशेष परिस्थितियां हैं, वर्ण की परिस्थितियां, जात की परिस्थितियां, सामाजिक न्याय की जरूरत, इन सबको संबोधित करने वाला नेतृत्व अगर उभरता है तो मैं समझता हूं कि ये भारत के भविष्य के लिए और जनतंत्र के लिए एक अच्छी खबर।